गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डॉटनेट फ्रेमवर्क के बारे में जो उसकी बेसिक इंट्रोडक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों को विजुअल बेसिक डॉटनेट के बारे में बताऊंगी। वीबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस लेक्चर में हम वीबी डॉटनेट का बेसिक ओवरव्यू लेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को डॉटनेट फ्रेमवर्क के बेसिक डिटेल्स और बेसिक जो इंट्रोडक्शन है इसका वो दिया था। आज हम वीबी डॉटनेट प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम अपने विजुअल बेसिक के साथ डॉटनेट फ्रेमवर्क को किस तरीके से यूज़ करते हैं ये आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हम पहले उसका एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से वीबी विजुअल बेसिक और डॉटनेट एपीआईज हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि डॉटनेट फ्रेमवर्क पर हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स के साथ यहाँ पर विजुअल बेसिक के साथ हमें उन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करना है। तो देखते हैं कि विजुअल बेसिक जो है वीबी डॉटनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जो डॉटनेट एपीआईज के साथ जब वो कंबाइन की जाती है तो वो क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करती हैं। वीबी इज़ अ सिंपल मॉडर्न .NET is a simple modern object-oriented computer programming language developed by the Microsoft to combine the power of the .NET framework and the common language runtime with the productivity benefits that are the hallmark of Visual Basic। तो जो विजुअल बेसिक है वो हमारा एक अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने ही डिज़ाइन किया था। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यहाँ पर डॉटनेट फ्रेमवर्क एपीआईज को जब इंक्लूड किया गया तो एक नई प्रोग्रामिंग स्किल, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे सामने आई और वो है वीबी डॉटनेट, जो कि किस तरीके की लैंग्वेज है। सिंपल मॉडर्न, सिंपल है आपकी, मॉडर्न है आपकी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यूज़ करती है। तो हमें वीबी डॉटनेट जानने से पहले जो विजुअल बेसिक है, जो विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारा GUI इंटरफेस क्रिएट करने में हमें मदद करती है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। VB.NET programming is a very much based on the basic and visual basic programming languages. So if you have the basic understanding on this programming language, then will be a fun for you to learn the VB.NET programming language। जैसे कि मैंने कहा हमें VB.NET जानने से पहले VB के बारे में, उस GUI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि VB.NET जो है वो विजुअल बेसिक के साथ, हमारे जो विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस हैं उनके साथ मर्जअप हो के हमें डॉटनेट की फैसिलिटी, डॉटनेट के जो एपीआईज हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं। तो उन्हीं फैसिलिटीज़ को, उन्हीं फीचर्स को जब डॉटनेट के साथ विजुअल बेसिक को इंटीग्रेट किया गया, जब विजुअल बेसिक के साथ डॉटनेट एपीआईज का समअप किया गया, उन्हें मर्ज किया गया, तो वो क्या क्या मर्जअप हमको मिला जिसके थ्रू हम इस टाइप के एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया था कि हम जब VB.NET का यूज़ करते हैं तो हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, हम विंडो एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, विंडो सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो विजुअल बेसिक, सिंपल विजुअल बेसिक जो बेसिक लैंग्वेज है हमारी, उसके साथ जब डॉटनेट एपीआईज को जोड़ा गया तो वो हमारे लिए और मोर पावरफुल हो गई। तो एक ओवरव्यू लेते हैं कि VB.NET हमें क्या क्या वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। विजुअल बेसिक .NET इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेड ऑन द .NET फ्रेमवर्क। Although it is an evolution of classic visual basic language, it is not a backward compatible with VB6 Visual Basic 6,
and any code written in the old version does not compile under the VB.NET। हमें ये ध्यान रखना है कि विजुअल बेसिक 6 के का जो प्रोग्राम है वो VB.NET में एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि विजुअल बेसिक 6 जो है वो अलग प्लेटफॉर्म है, उसका अलग एनवायरनमेंट है, वो अलग तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं उनमें प्रोग्राम्स। और VB.NET में हमारे पास VB.NET के VB के बेसिक्स तो है ही है, लेकिन साथ साथ हमारे पास .NET फ्रेमवर्क APIs भी इसमें समअप हुआ है, मर्जअप हुआ है, जिसके कारण इसमें जो प्रोग्राम हैं ना तो वो VB6 में एग्जीक्यूट हो पाएंगे और ना ही VB6 के जो प्रोग्राम हैं वो VB.NET में एग्जीक्यूट हो पाएंगे, क्योंकि VB.NET जो है वो कम्प्लीटली एक मेथड पर काम करती है और वो मेथड है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के पर काम करती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास अलग अलग सिस्टम लाइब्रेरीज क्लास फाइल थी जिनका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे और उन क्लास लाइब्रेरी फाइल की जो भी फंक्शनैलिटी है हम उन ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पा रहे थे। तो दोनों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो अलग हैं। VB6 पर ही इम्प्लीमेंट करके उनको इंटीग्रेट करके .NET APIs को समअप करके एक नई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट की गई है, वो है विजुअल बेसिक .NET। Like all other the .NET language, VB.NET has the complete support for the object-oriented concept. Everything in VB.NET is an object, including all types of primitive data types। सारी चीज़ें इसमें एज अ ऑब्जेक्ट काम करेंगी। जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जो हम पढ़ते हुए आए हैं, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, स्ट्रिंग, बुलियंस, जो हमारे विजुअल बेसिक 6 में भी मौजूद है, जिनको हमने देखा भी है, तो वो सारे डेटा टाइप्स हमें यहाँ पे भी मिलेंगे। लेकिन सारे डेटा टाइप्स अब किस काम तरीके से काम करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेंगे। एंड यूज़र फ्रेंडली डेटा टाइप्स, इवेंट्स एंड इवेंट असेंबलीज, ऑल ऑब्जेक्ट इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास ऑब्जेक्ट। ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो इनकी बेस क्लास है, जहाँ पर इनकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ से इनहेरिट हुए हैं, मतलब वहाँ से बनते हुए आ रहे हैं, वहाँ से डिराइव्ड होते हुए आ रहे हैं। एक बेस क्लास से उसकी को इनहेरिट करना मतलब बेस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ को उससे जो बनी हुई दूसरी क्लास है उस पर अप्लाई करना ही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। इसमें हम जो हमारे फीचर्स हैं उनका शेयरिंग होता है, जो पेरेंट क्लास है उससे चाइल्ड क्लास में, और फिर चाइल्ड क्लास से उनके और जो सब चाइल्ड क्लास हैं उनमें वो फीचर इनहेरिट होते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसमें बढ़ते जाते हैं, कॉपी होते जाते हैं, तो उन्हें ही बोला जाता है यहाँ पर इनहेरिटेंस। तो जो ऑल हमारे ऑब्जेक्ट हैं ये सब बेस क्लास से क्या हुए हैं, इनहेरिट हुए हैं, उनसे बनकर आए हैं, डिराइव्ड होकर आए हैं। VB.NET is implemented by the Microsoft .NET framework, therefore it has full access to all the libraries in the .NET framework। तो हम लोगों ने इसके पहले बेसिक लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ा है, वही बेसिक लाइब्रेरीज़ की यहाँ पे बात हो रही है कि माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क के थ्रू डिज़ाइन की गई है VB.NET। तो .NET फ्रेमवर्क की जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी सिस्टम क्लास लाइब्रेरीज़ हैं, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज़ हैं, उन सब को ये एक्सेस कर सकती हैं। It also possible to run VB.NET program on Mono, the open source alternative to .NET, or not only under the window but even on the Linux और Mac OS। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, VB.NET प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। मोनो है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है हमारे, बस विंडो में ही नहीं, लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर भी हमारे VB.NET के प्रोग्राम एक्सेस हो सकते हैं। हमारा जो VB.NET है वो द फॉलोइंग रीजंस मेक VB.NET वाइडली यूज्ड प्रोफेशनल लैंग्वेज। इन VB.NEट इतना सक्सेसफुल हुआ है, इतना मतलब हमको इतनी अच्छी फंक्शनैलिटी इसकी मिली है, इतने अच्छे फीचर्स हमें मिले हैं कि ये बहुत ज़्यादा रेंज में यूज़ किया जाने लगा है।
तो क्या क्या वो फंक्शनैलिटी है, क्या क्या वो रीजंस है जिनके कारण ये इतना पॉपुलर है। मॉडर्न और जनरल पर्पस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सेकंड वन इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, थर्ड वन इज़ द कंपोनेंट ओरिएंटेड है, इजी टू लर्न है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, इट प्रोड्यूस द एफिशिएंट प्रोग्राम, इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स और पार्ट ऑफ द डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो विजुअल बेसिक 6 की जो फंक्शनैलिटी है और डॉटनेट फ्रेमवर्क की जो फंक्शनैलिटी जब मिलकर आई तो हमारे पास एक नई लैंग्वेज जनरेट हुई VB.NET। और VB.NET एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके यूज़ से हम अपने उन एप्लीकेशंस को भी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम अपने बहुत सारे एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होते जाते हैं, जैसे जैसे ईयर बाय ईयर हम चेंज होते जाते हैं, तो सॉफ्टवेयर अपडेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़े हुआ सॉफ्टवेयर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई लैंग्वेजेस हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। इसके मतलब इनका यूज़ करके इस फ्रेमवर्क का APIs का यूज़ करके हम मॉडर्न तरीके में मतलब जो मॉडर्न जो करेंटली वर्किंग स्टाइल है हमारा, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम उस तरीके का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। क्या क्या बेसिक फीचर्स है हमारे VB.NET के जो हमें स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग करने में प्रोवाइड करती है। क्या क्या फंक्शनैलिटी है जिससे हमारा जो प्रोग्रामिंग है, मतलब जो हम कोड बना रहे हैं, जो हम एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके लिए हमें ये बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करती है। तो पहला है आपका बूलियन कंडीशन, मतलब अल्टरनेटिव कंडीशंस हमारे पास अवेलेबल्स होते हैं। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास, बहुत सारे असेंबली वर्जनिंग हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ हैं उतनी ही, और इवेंट्स हैं। हम लोगों ने विजुअल्स बेसिक 6 पढ़ा है जिसमें हर एक टूल की अपनी अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी इवेंट्स होती हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि दोनों लैंग्वेजेस मतलब .NET फ्रेमवर्क APIs को भी आप डाल दीजिए, VB6 की भी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी टूल्स हैं, उन सबको आप मिला लीजिए, मर्जअप कर लीजिए और फिर उनका यूज़ करेंगे तो हमारे लिए इफ़िशिएंट होता है प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप कर पाना। एफिशिएंट मैनर में हम कोई भी कोड को आराम से कर पाते हैं। डेलीगेट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, इजी टू यूज़ है, इंडेक्सर है, कंडीशनल कंपाइलेशन है और सिंपल मल्टी थ्रेडिंग है। ये सारे फीचर्स हमको .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देती हैं। हमें बूलियन कंडीशन देती है, अल्टरनेटिव कंडीशन से काम करने के लिए, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, इसका स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज अवेलेबल है, असेंबली वर्जन है हमारा, मतलब कोड नेटिव भी है हमारे पास। मतलब हम .NET फ्रेमवर्क की जो कंपोनेंट्स हमने देखे थे उनके फीचर्स भी हैं हमारे पास। तो हम इतने सारे फीचर्स के साथ .NET प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। अब .NET फ्रेमवर्क के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि .NET फ्रेमवर्क का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, लेकिन VB.NET के साथ हम इनके सेटअप्स एनवायरनमेंट को देखते हैं कि जब VB और .NET APIs को साथ में जोड़ा जाता है तो किस टाइप का एनवायरनमेंट सेटअप हमको मिलता है। We have already mentioned that the VB.NET is a part of the .NET framework and used for writing .NET applications. Therefore, before discussing the available tool for running a VB.NET program, let us understand how VB.NET relates to the .NET framework.
तो डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है वो हमें विंडो एप्लीकेशन क्रिएट करने में, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में, वेब सर्विसेज बनाने में हमारी मदद करता है। और ये हमारे वो डॉट नेट फ्रेमवर्क के वो कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क के क्या क्या कंपोनेंट हैं हमारे एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, द डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, कॉमन टाइप सिस्टम, मेटा डेटा एंड असेंबलीज, विंडो फॉर्म्स, ASP.NET और एजेक्स, ADO.NET और विंडो वर्क फ्लो फाउंडेशन, WF। जितने भी हमने प्रीवियसली लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी कंपोनेंट देखे हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के, वो सारे हमारे VB.NET में भी इंक्लूडेड हैं। तो जब हम VB.NET का यूज़ करते हैं तो कौन कौन से VB.NET के भी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क के। तो उस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने भी VB.NET फ्रेमवर्क जब डिज़ाइन किया तो उन्होंने भी बहुत सारे वर्जन्स हमारे पास हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स हमारे पास हैं जिनका यूज़ करके हम VB.NET प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब कोई ना कोई एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं उनका यूज़ करके। तो वो IDE इन्वायरमेंट कौन सा है हमारे लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि VB.6 जो है, विजुअल बेसिक 6 जो है वो IDE डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है हमें। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब है यहाँ पर ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी। हमारे पास टूल्स होंगे, हमारे पास लाइब्रेरीज होंगी, हमारे पास इवेंट्स होंगे, हमारे पास डिज़ाइनिंग होगा, हमारे पास कोडिंग पोर्शन होगा। ये हम लोगों ने विजुअल बेसिक 6 में देखा है। लेकिन यहाँ पर विजुअल बेसिक 6 की बात नहीं कर रहे हैं, हम VB.NET की बात कर रहे हैं। हमारा जो एप्लीकेशंस होगा, हमारा जो VB.NET का जो सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू हम VB.NET एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर पाएंगे, जिसके थ्रू हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ पाएंगे। तो जब हम VB.NET डेवलपमेंट टूल का भी यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई वो टूल होना चाहिए। तो जब हम VB.NET टूल का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट टूल का यूज़ करना चाहेंगे तो हमारे पास वो विजुअल स्टूडियो 2010 के फॉर्म में अवेलेबल है। विजुअल बेसिक 2010 एक्सप्रेस ये भी एक वर्ज़न है, और विजुअल वेब डेवलपर ये भी हमारे 3 डेवलपमेंट टूल्स हैं जिनके थ्रू हम VB.NET प्रोग्रामिंग की फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो VB6 जिस तरीके से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें देता है, उसी तरीके से VB.NET भी VB और .NET दोनों का इंटीग्रेशन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक जगह सम अप कर देना सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर दोनों की फैसिलिटीज़ को सम अप करके एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, और वो ये हमारे पास अवेलेबल एनवायरनमेंट है जिनका यूज़ करके हम VB.NET प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग डेवलपमेंट टूल फॉर द VB.NET प्रोग्रामिंग। द लास्ट 2 आर द फ्री, ये दोनों आपके लिए फ्री अवेलेबल हैं। यूजिंग दिस टूल यू कैन राइट ऑल काइंड ऑफ VB.NET प्रोग्राम फॉर द सिंपल कंबाइंड एप्लीकेशन टू द मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। Visual Basic Express and the Visual Web Developer Express Edition are trimmed down version of the Visual Studio has the same look and the feel। तो ये जो है हमें बस इतना जानने की ज़रूरत है कि ये हमारे पास वो डेवलपमेंट टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम VB.NET प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। VB.NET प्रोग्रामिंग के बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके से हम इन एप्लीकेशंस का यूज़ करके, इन डेवलपमेंट टूल्स का यूज़ करके विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस और वेब बेस्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन कर पाते हैं। और VB.NET की जो प्रोग्रामिंग है वो सिर्फ और सिर्फ
ऐसा नहीं है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही सक्सेस है। हम VB.NET का प्रोग्राम लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास जो लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सपोर्टिंग VB.NET के जो वर्ज़न होंगे, क्योंकि क्या है, जब हम कोई भी डेवलपमेंट किया जाता है, जब भी कोई डेवलपमेंट किया जाता है किसी भी चीज़ का, तो वो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए उनके फीचर्स के हिसाब से अलग अलग होता है। तो विंडोज़ पर जो हम डेवलपमेंट टूल का यूज़ करेंगे, जैसे विजुअल स्टूडियो 10 जो है वो विंडो प्लेटफॉर्म के लिए विंडो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। तो हम ये नहीं बोल सकती है कि लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी ये अप्लाइड होगा या उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास VB.NET के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। तो हमको अगर हमारे पास लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है तो हमें उन वर्जन्स पर जाना होगा जो इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विजुअल बेसिक प्रोग्राम का एक बेसिक, जब VB.NET में कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होगा। मतलब अब हम यहाँ से जो हमारा मेन पार्ट है हमारे विजुअल बेसिक .NET को जो हम पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, तो जो हमारा मेन पार्ट है, हम अब जब फर्स्ट कोड इसमें लिखेंगे, क्योंकि हमको एक प्रोग्राम लिखना है, एक इंस्ट्रक्शन लिखना है, सीखना है इनके बारे में। तो किस तरीके से क्योंकि कोई भी जब लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो उनके डेटा टाइप्स होते हैं, उनका सिंटैक्स होता है, उनका फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर हम VB.NET स्टार्ट कर रहे हैं तो VB.NET का भी एक स्ट्रक्चर होगा, उनके प्रोग्राम का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब लिखा जाएगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहाँ होगा, ऑपरेशन डिक्लेरेशन कहाँ होगा। तो जब हम अब देखते हैं कि जब हम VB.NET में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी प्रोग्राम का वो किस तरीके से होगा। जैसे कि हमने विजुअल बेसिक 6 में भी देखा है, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि विजुअल बेसिक 6 में किस तरीके से हमें लिखना है। तो सेम वैसा ही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन साथ ही साथ उस स्ट्रक्चर के साथ ही साथ अब हमारे पास यहाँ पे एक अलग से एक वर्ड है हमारे पास .NET। तो .NET API जुड़ने के बाद थोड़ा सा उसमें चेंजेस होगा। तो यहाँ पर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे VB.NET का बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होगा। अब VB.NET प्रोग्राम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। कितने पार्ट्स में हमारे पास अरेंज है, मतलब एक प्रोग्राम को जब हमें लिखना है तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। पहला तो नेम स्केप डिक्लेरेशन, मतलब नेम स्पेस डिक्लेरेशन। जितने भी हमने प्रीवियस लाइब्रेरी फाइल्स देखी हैं, जो भी हमको फाइल्स यूज़ करनी है, नेम स्पेस सिस्टम फाइल्स हमें यूज़ करनी है, हम उन्हें डिक्लेयर करेंगे। क्लास और अ मॉड्यूल, एक क्लास और मॉड्यूल बनाएंगे। क्लास और मॉड्यूल इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आता है, इट मीन्स वहाँ पर क्लास और मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आएगा। क्लास जो है वो डेटा, मेंबर्स और डेटा टाइप्स का कलेक्शन होती हैं, जिनका यूज़ हम उन पर डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू कर पाते हैं। मतलब बहुत सारे फीचर्स हमारे पास एक क्लास में मौजूद होंगे, उन क्लास को हमको जब एक्सेस करना है तो हम विद द ऑब्जेक्ट करेंगे। तो एक क्लास और मॉड्यूल होगा। वन और मोर प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर का मतलब है यहाँ पर फंक्शन से। प्रोसीजर हमारा मैंने आप लोगों को विजुअल बेसिक 6 में भी बताया है कि सब रूटीन और सब प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं। तो एक या एक से ज़्यादा प्रोसीजर्स होंगे। प्रोसीजर का मतलब है यहाँ पर कि हम जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाएंगे, जो ब्लॉक ऑफ कोड जब हम लिखेंगे तो उन ब्लॉक ऑफ कोड्स को हम यहाँ पर प्रोसीजर कह रहे हैं, जिनमें हम अपना स्टेप लिखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे। उन प्रोसीजर के बारे में एक या एक से ज़्यादा प्रोसीजर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वेरिएबल, फिर उसके बाद आपका मेन प्रोसीजर, स्टेटमेंट एंड द एक्सप्रेशन, और फिर उसके बाद आपका कमेंट। तो इस तरीके से हम अपना एक स्ट्रक्चर का
इस तरीके से हम अपना एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे कि क्या क्या कौन कौन से पार्ट में किस तरीके से होगा। यहाँ पर हमारे पास क्लास और मॉड्यूल्स और प्रोसीजर जो हैं ये हमारे लिए थोड़े नए वर्ड्स हैं, लेकिन हम पहले थोड़ा सा इसका बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। फिर उसके बाद इनको थोड़ा सा डिटेल में जैसे जैसे हम थोड़े फैमिलियर हो जाएंगे तो आगे डिटेल में आपको क्लास, मॉड्यूल और प्रोसीजर्स के बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बेसिक ओवरव्यू में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्लास जो होता है, क्लास इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड द डेटा फंक्शंस, एंड प्रोसीजर हमारा वो मेथड है जिसके थ्रू हम ये बताएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, कैसा करना चाह रहे हैं। तो प्रोसीजर जैसे हम लोग जानते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, नॉन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम सारी चीज़ें बताते हैं कि हम कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हर एक स्टेप्स को हम डिफ़ाइन करते जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसीजर्स अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि इस तरीके का एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है VB.NET का। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं VB.NET का, जिससे हमें उस प्रोग्राम का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें समझ में आएगा। तो ये हमारे VB.NET का प्रोग्राम है। इसमें देखिए सबसे पहला लाइन जो है वो है नेम स्पेस डिक्लेरेशन का, जिसमें हमने सिस्टम नेम स्पेस को डिक्लेयर किया है। हम यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। इंपोर्ट्स कीवर्ड जो है वो हमारे जो सिस्टम्स लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनके जितने भी फंक्शंस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको हमें यूज़ करने में मदद करेगी। तो जैसे कि हम सी में जब स्टूडियो और conio.h को जब इंक्लूड करते थे तो हम वहाँ पे लिखते थे इंक्लूड कमांड का यूज़ करते थे। तो वहाँ वैसे ही हम यहाँ पर इंपोर्ट्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे जब भी हमें कोई भी लाइब्रेरीज़ को अपने फाइल में, अपने VB फाइल में, VB.NET फाइल में इंक्लूड करना है तो हम वहाँ पर इंपोर्ट्स कीवर्ड का यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम इंपोर्ट्स द सिस्टम्स टू यूज टू इंक्लूड द सिस्टम नेम स्पेस इन द प्रोग्राम। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मॉड्यूल कीवर्ड, जिसके थ्रू यूज़र जो है अपना मॉड्यूल क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर मॉड्यूल का मतलब है एक पार्ट बना रहा है, अपने प्रोग्राम में एक पार्ट क्रिएट कर रहा है और अब एक क्लास बना रहा है। यहाँ पर मॉड्यूल और क्लास का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया कि क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा मेंबर्स, जो उसमें वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, और डेटा फंक्शंस। उसी तरीके से मॉड्यूल भी जो है वो प्रोसीजर्स का और वेरिएबल्स का और डेटा मेंबर्स का कलेक्शन होता है। तो जब यूज़र VB.NET में प्रोग्राम लिख रहा है तो वो उन्हें क्लास या मॉड्यूल में पार्ट में उनका कलेक्शन करके बनाता है, एक ब्लॉक क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हम जो ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं वो मॉड्यूल कीवर्ड के थ्रू कर रहे हैं। हम इन्हें और अच्छे डिटेल में आगे के प्रोग्राम में पढ़ेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। प्रोसीजर जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं, प्रोसीजर्स भी जो हैं उनके लिए भी हम पैरेंथेसिस ब्लॉक का यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस सिंबल का यूज़ करते हैं। प्रोसीजर्स हमें ये बताते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में कौन कौन से स्टेप से होकर जाएंगे, और जबकि फंक्शंस भी हमें जो फंक्शंस और प्रोसीजर हैं ये दोनों अलग पार्ट हैं, अलग अलग होते हैं। और फंक्शंस भी हैं, फंक्शंस में हम वेरिएबल्स भी यूज़ करते हैं और वेरिएबल्स के साथ ऑपरेशन भी यूज़ करते हैं, अपना पूरा कोड लिखते हैं, उनमें भी हम वही स्टेप्स फॉलो करते हैं कि क्या क्या हमें करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन कुछ प्रोसीजर्स जो हैं, जब भी ये जो जितनी भी सिस्टम लाइब्रेरीज फाइल्स हैं वो अपने एक जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हों, चाहे वो वेब सर्विसेज से रिलेटेड हों, वो सब अपने इन फंक्शंस को बाय द प्रोसीजर्स देती हैं। क्योंकि प्रोसीजर जो हैं वो एक प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, जैसे कि प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोग देखते थे सी में, प्रिंट एफ, स्कैन एफ। तो यहाँ पे प्रोसीजर्स का यूज़
पहले से प्री डिफाइंड वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यूज़र जो है मॉड्यूल कीवर्ड का यूज़ करके अपना एक मॉड्यूल डिफाइन करेगा और ये मॉड्यूल्स जो हैं वो हमारे डेटास के, हमारे प्रोसीजर्स के कलेक्शन होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, द नेक्स्ट लाइन हैज़ अ मॉड्यूल डिक्लेरेशन। द मॉड्यूल 1 VB.NET is a complete object oriented, so every program must contain a module of a class. हर एक क्लास का मॉड्यूल क्रिएट करेंगे हम लोग, एक पार्ट डिफाइन करेंगे क्योंकि क्लासेस बहुत सारे फीचर्स कंटेन करती हैं। that contain the data and procedure that your program uses। ये वो मॉड्यूल्स, देखिए यहाँ पर कितने प्री डिफाइंड फंक्शन हम यूज़ करेंगे, कौन कौन से डाटा यूज़ करेंगे, ये हमारे ज़रूरत के हिसाब से डिपेंड करता है। इसलिए हम जब भी .NET में यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, तो हम एक मॉड्यूल बनाते हैं या एक क्लास बनाते हैं, क्योंकि क्लास और मॉड्यूल जो हैं वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। उनमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, कितने डेटा एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से प्रोसीजर्स होंगे, कौन कौन से फंक्शंस होंगे। प्रोसीजर्स जो हमें वैल्यू एक्सेस करवाने में मदद करते हैं, फंक्शंस भी जो हमें ब्लॉक ऑफ कोड क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो हम इनका कलेक्शन जब एक जगह पे करते हैं तो उन्हें मॉड्यूल और क्लासेस कहते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे तो हमें मॉड्यूल कीवर्ड का यूज़ करना है। और ये प्रोग्राम जो है वो सिंपल प्रोग्राम है हेलो कीवर्ड यूज़ करने का। नेक्स्ट लाइन जो है ये हमारी कमेंट लाइन है। उसके बाद हमारा सब मेन हमारा एक प्रोसीजर है और इस सब मेन में हम प्रोसीजर का यूज़ करके हम अपना वो मेन कोड लिखेंगे जिसके थ्रू हम हेलो वर्ड प्रिंट करवाएंगे। क्लासेस और मॉड्यूल्स जनरली वुड कंटेन मोर देन वन प्रोसीजर्स। जो क्लास और मॉड्यूल्स हैं वो एक से ज़्यादा प्रोसीजर कंटेन करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोसीजर्स जब जितने भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज फाइल्स हैं, जितने भी सिस्टम फाइल्स हैं, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी फाइल्स हैं, उनके जो फीचर्स हैं, जैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करेंगी, कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज़ करेंगी, उनका डेफिनेशन यहाँ पर प्रोसीजर के थ्रू दिया गया है। क्योंकि प्रोसीजर्स जो हैं हमारे प्रोसीजर जो है वो हमें जो ऑपरेशंस हैं, जो मेन ऑपरेशंस हैं, जैसे इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उनको डिफाइन करने के लिए, मतलब लार्ज कोड को लिखने के लिए, लार्ज अमाउंट में कोड को, लार्ज ब्लॉक ऑफ कोड को क्रिएट करने के लिए हम प्रोसीजर्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्लासेस और मॉड्यूल्स हैं वो एक से ज़्यादा प्रोसीजर कंटेन करेंगी। प्रोसीजर कंटेन द एग्जीक्यूटेबल कोड, जैसा कि मैंने कहा ये वो मेन कोड रखते हैं जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करना है। और इन दी अदर वर्ड दे डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द क्लासेस, और ये बताते हैं कि वो क्लास क्या करने वाली है या वो क्लास किस लिए बनाई गई है। अ प्रोसीजर कुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रोसीजर इतने सारे हो सकते हैं। कोई फंक्शन हो सकता है, कोई सब रूटीन हो सकती है, कोई ऑपरेटर रिलेटेड प्रोसीजर हो सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर है या लॉजिकल ऑपरेटर है, उनके लिए बनाए गए हैं। गेट, सेट, ऐड हैंडलर, रिमूव हैंडलर, रेस इवेंट, ये सब हमारे प्रोसीजर्स के नाम हैं जो कि अपनी फंक्शनैलिटी के साथ यूज़ किए जाते हैं। और इन सारे प्रोसीजर्स को हम आगे पढ़ेंगे। हम यहाँ पर अभी कौन सा प्रोसीजर, हम अभी यहाँ पर सब मेन प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने कंसोल डॉट राइट लाइन प्री डिफाइंड प्रोसीजर का यूज़ किया है और कंसोल डॉट रीड की प्री डिफाइंड प्रोसीजर और फंक्शन का यूज़ किया है, जिसकी डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है, सिस्टम लाइब्रेरीज में। तो नेक्स्ट लाइन है हमारा, सब मेन के बाद हमारा नेक्स्ट लाइन है कंसोल डॉट राइट लाइन
और ब्रैकेट में हम लोगों ने डबल कोड में पास किया है हेलो। ये सिमिलर जैसे हम सी हमने पढ़ा है, तो सी में हम देखते हैं कि जब हम प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग वैल्यू को हम डबल कोड में लगते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू है हेलो वर्ड, जिसको हमको प्रिंट करवाना है, तो उसको हम किस में रख रहे हैं, ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस है हमारा। तो ये एक प्री डिफाइंड प्रोसीजर है, प्री डिफाइंड फंक्शन है ना, मेथड है। यहाँ पर फंक्शन और मेथड का मतलब एक है, एक फंक्शन है, और वो फंक्शन है हमारा राइट लाइन फंक्शन है। और कौन से क्लास का फंक्शन है, कंसोल क्लास का फंक्शन है। राइट लाइन इज़ अ मेथड ऑफ द कंसोल क्लास। कंसोल यहाँ पर हमारी क्लास है, और कंसोल क्लास का हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, राइट लाइन क्लास डिफाइंड इन द सिस्टम नेम स्पेस, जो कि सिस्टम नेम स्पेस में हमारे पास डिफाइंड है। राइट लाइन प्रोसीजर मेथड जो है, राइट लाइन मेथड जो है वो हमें इन वर्ड्स को प्रिंट करवाने में मदद करेगा। मेथड यहाँ पर ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, फंक्शन मतलब ब्लॉक ऑफ कोड, जिसमें हम ये बताते हैं राइट टू नंबर ऑफ कोड्स लिख के, इस राइट नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखकर हम ये बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो वहाँ पर जहाँ हम उन्हें फंक्शन बोलते हैं, यहाँ पर उन्हें मेथड्स कहा जाता है। तो मेथड्स भी क्या होता है, आपका ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो कि आप एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जिसकी मदद से आप कोई ना कोई टास्क को परफॉर्म करवाते हैं। तो यहाँ पर कंसोल क्लास का मेथड है राइट लाइन, जो कि इन वर्ड्स को लिखने में मदद करेगा। दिस स्टेटमेंट कॉसेस द मैसेज हेलो वर्ल्ड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। और हमारा जो लास्ट लाइन है, कंसोल डॉट रीड की is for the VS.NET user. This will prevent the screen from running and closing quickly when the program is launched for Visual Studio.NET। तो console.read की भी एक मेथड है जो कि हमारे प्रोग्राम को के रनिंग और उनको तुरंत क्लोज, मतलब रनिंग होने के बाद उनके डिस्प्ले होने तक के लिए जो सपोर्टिंग फंक्शन है वो है हमारा रीड की फंक्शन, ताकि हम अपने उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारा रिज़ल्ट है हम उन्हें देख सके। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो .NET यूज़र के लिए मतलब कंसोल फंक्शन है, जिसके थ्रू हम रनिंग और क्लोजिंग अपने स्क्रीन का that this will prevent the screen from running and closing quickly, इसके लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये है हमारे एक VB.NET प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम VB.NET में प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमें बहुत सारे जितने भी फंक्शन है, जितने भी सब रूटीन्स हैं, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सिस्टम लाइब्रेरीज में से कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोसीजर या कोई भी मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हमें उनकी क्लासेस के बारे में पता होनी चाहिए और उन क्लास के फंक्शंस और मेथड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। ये सब हम देखेंगे, लेकिन हम अभी जैसे बेसिक सीख रहे हैं तो पहले थोड़ा सा हम थोड़े से हम इससे फैमिलियर हो जाते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल्स में हर एक लाइब्रेरीज़ के जो प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, जो प्री डिफाइंड फंक्शन हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्रोसीजर, मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है और इन क्लास और मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि हम मॉड्यूल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम अपने VB.NET के और भी जो प्रोग्राम्स हैं और उनके जो डेटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।